बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे लिंग और वचन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? लिंग और वचन। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। ठीक, लिंग में ऐसे शब्द जिन शब्दों के माध्यम से स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, ऐसे शब्द जिसके माध्यम से स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक, अब हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। ठीक है, हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध, वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। देखते हैं इन शब्दों को। बालक, दादा, शेर, घोड़ा, नरचीता। इन शब्दों से स्पष्ट है कि ये किस जाति को दर्शा रहे हैं? पुरुष जाति को। ठीक है, अब इन शब्दों को देखते हैं। बालिका, दादी, शेरनी, घोड़ी, मादरचीता। ठीक है, ये शब्द कौन सी जाति को स्पष्ट कर रहे हैं? कि स्त्री जाति को। ठीक, अब यहाँ मैंने मादरचीता और नरचीता लिखा है ना। तो नरचीता और मादरचीता यदि नहीं लिखती और मैंने लिखा होता कि केवल चीता, तो स्पष्ट नहीं होता कि वो नर है या मादा है। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि वो किस जाति के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? लिंग किसे कहते हैं और लिंग के दो भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, ये दो भेद के अलावा, ठीक है, जिसमें स्त्री और पुरुष जाति का बोध हो रहा है उसे, एक तो जिसमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है उसे पुल्लिंग कहते हैं और जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, इनके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी एक लिंग को विशेष रूप से ना दर्शाकर, ठीक है, जो किसी एक लिंग को विशेष रूप से ना दर्शाकर दोनों का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है उसे हम कहते हैं उभयलिंग। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, जिसमें स्त्री और पुरुष जाति दोनों का बोध होता है ऐसे शब्द को हम कहते हैं उभयलिंग। ठीक है, उसके अंतर्गत देखिए, डॉक्टर, वकील, मैनेजर, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, प्रोफेसर, पुलिस आदि हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, डॉक्टर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। वकील महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। मैनेजर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। पुलिस महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम कौन से शब्द कहते हैं? उभयलिंगी शब्द। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने जाना कि लिंग और उसके भेद और फिर उभयलिंग के बारे में जाना। ठीक, अब हम देखते हैं वचन। वचन किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिसमें किसी वस्तु की संख्या का बोध होता है। ठीक है, वे शब्द जिसमें किसी वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। सामान्यतः यदि हिंदी में वचन का अर्थ देखा जाए तो वचन का अर्थ होता है बोली। ठीक है, लेकिन हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वचन का अर्थ होता है संख्या का बोध कराना। ठीक है, संख्या का बोध। ठीक, तो वचन किसे कहते हैं? वे शब्दांश जिसमें किसी वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक तो है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। ठीक है, एक वचन जिसमें एक वस्तु की संख्या का बोध होता है, किसी एक वस्तु का बोध होता है। ठीक है, और बहुवचन जिसमें एक से अधिक वस्तुओं की संख्या का बोध होता है। ठीक है, बहुवचन किसे कहते हैं? जिसमें एक से अधिक वस्तुओं की संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे देखिए, एक वचन के अंतर्गत कमरा, केवल एक कमरे के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ देखते हैं बहुवचन में कमरे, यहाँ कमरा, एक से अधिक कमरे ने बहुत सारे कमरे। थाली
एक थाली के बारे में बताया गया है। थालियाँ, बहुत सारी थालियों के बारे में बताया गया है। जूता, एक जूता। जूती, बहुत सारे जूते। गमला, एक गमला, अनेक गमले, है ना। सड़क, एक सड़क के बारे में बताया गया है। और सड़कें, बहुत सारे सड़कों की संख्या को बता रहे हैं। नहर, कोई एक नहर के बारे में बताया जा रहा है, जबकि यहाँ पे नहरें लिखा हुआ है, यानी कि एक नहर नहीं है, एक से अधिक नहर है, इसलिए नहरें। ठीक, अभी हमने क्या जाना, वचन किसे कहते हैं, वचन के भेद। और एक वचन के अंतर्गत जो देखिए ये शब्द, और बहुवचन के अंतर्गत कौन से शब्द आएंगे, इनको हमने जाना। तो बच्चों, आज हमने जाना कि लिंग और वचन किसे कहते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और पढ़ना भी, ठीक, और कॉपी में कंप्लीट भी कर लेना आपने। बच्चों, अब हम विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि विराम चिन्ह क्या होता है और उसका प्रयोग हम किस तरह करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विराम का अर्थ क्या होता है। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। ठीक है, विराम का अर्थ क्या होता है, रुकना या ठहरना। उसकी परिभाषा देखते हैं। विराम का बोध कराने के लिए लिखते समय कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। फिर से बता रही हूँ, विराम का बोध कराने के लिए कुछ लिखते समय कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, विशेष चिन्हों का, ये देखिए, विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक, जैसे पहला उदाहरण देख लीजिए, राम, अल्प विराम, श्याम, इसके आगे और है, मतलब कुछ समय के लिए, कम समय के लिए रुक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस एक नाम के, यानी कि जहाँ अधिक लोग हैं, एक से अधिक लोग हैं, वहाँ पर इस अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि आपका नाम क्या है, तो वाक्य के अंत में क्या लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा है ईश्वर सत्य है, जहाँ पर किसी विशेष शब्द को या किसी वाक्य को विशेष रूप से दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी वाक्य या शब्द को विशेष रूप से दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो अब अभी हमने क्या देखा कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, रुकना या ठहरना। फिर उसकी परिभाषा को जाना कि विराम का बोध कराने के लिए लिखते समय जिन विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं कुछ विराम चिन्हों के नाम और विराम चिन्ह। ठीक है, ये चिन्ह है और ये उनके नाम है। पहला देखते हैं विराम, अल्प विराम। ठीक है, पहला है अल्प विराम। अल्प विराम, ये देखिए, ये है इसका चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग कम समय के लिए जहाँ रुका जाता है वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, मोहन, जो भी हो। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा अर्ध विराम। अर्ध विराम, अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय के लिए रुका जाता है। ठीक है, तो यहाँ वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मोहन दुखी है क्योंकि उसका मित्र उसे छोड़कर विदेश चला गया। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे कि वृक्ष मत काटिए क्योंकि वह पर्यावरण का संतुलन बनाए रखता है। ठीक, आगे देखते हैं तीसरा पूर्ण विराम। यहाँ पूरा ठहराव का संकेत देता है ये चिन्ह। ठीक है, यहाँ पर पूरी तरह से रुका जाता है। प्रश्नवाचक, अगला देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ पर प्रश्न किया जाता है या प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे वाक्य या ऐसे वाक्य जहाँ पर प्रश्न किया जाता है वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निर्देश चिन्ह जहाँ पर निर्देश दिया जाता है, संवाद लिखा जाता है। निर्देश, ये देखिए,
इसको आपने जब आप स्टेशन वगैरह में या फिर रोड से जब आप जाते रहते हैं तो आप आपने रेखा खींची हुई देखी होगी, है ना, और कहीं से मुड़ते हैं तो ऊपर बोर्ड में इस तरह का आपने देखा होगा। तो ये निर्देश देता है, ये संकेत करता है कि आपको किधर जाना है। आपको जिधर जाना रहता है आप नाम देखते हैं, उधर मुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये निर्देश चिन्ह है। योजक चिन्ह यहाँ पर समान शब्द को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, राम लक्ष्मण, भाई बहन, जैसे जैसे जैसे, ज्यों ज्यों, ठीक है। इस तरह के समान शब्द को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह जैसे किसी पद की व्याख्या करनी होती है, जैसे आप किसी कविता का अनुवाद करते हैं, किसी श्लोक का अर्थ लिखते हैं, तब उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। त्रुटिपूरक चिन्ह, त्रुटिपूरक लिखते लिखते यदि कोई शब्द छूट गया है तो उस गलती को सुधारने के लिए, उस त्रुटि को सुधारने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन चिन्ह, इसमें आश्चर्य, घृणा और हर्ष व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आश्चर्य, यदि आपका मित्र जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था, बचपन में देखा था, बड़े सालों बाद आपने देखा, तो आप आश्चर्य प्रकट करो कि अरे तुम यहाँ कैसे, ठीक है। घृणा व्यक्त करना है तो आपके सामने कोई ऐसा दृश्य है जो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, तो छी ये बहुत गंदी बात है, ठीक है। आपने क्या व्यक्त किया? घृणा, ठीक है। अब किसी को संबोधित करना है तो उसके लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया, जैसे हे मातृभूमि, हे राजन, हे राम, ठीक। उदाहरण चिन्ह, किसी विशेष शब्द या वाक्य को विशेष रूप से दर्शाने के लिए उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लोप सूचक चिन्ह, लोप सूचक, यहाँ पर लोप से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे किसी शब्द का लोप हो गया है, वो गायब हो गया है, ठीक है। तो खाली स्थान वगैरह में आप देखते हैं कोई शब्द छूटा रहता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए बोला जाता है, तो कोई शब्द छूट गया है उसको आपको पूर्ण करना रहता है, तो इस चिन्ह का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? लोप सूचक चिन्ह। अगला है अंतिम, समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह, जब हमारा पद या हमारी रचना कंप्लीट हो जाती है, जब हमारा काम जो है समाप्त हो जाता है, तो अंत में इस चिन्ह का, काम की समाप्ति को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा? विराम चिन्हों के नाम और विराम चिन्ह, ठीक। तो ये था हमारा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का हमारे लिखने पढ़ने में बड़ा ही महत्व है, ठीक है। तो विराम चिन्हों की जानकारी होना भी आवश्यक है, इसको ध्यान से पढ़ना और समझना भी है, ठीक। थैंक यू।